तो मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज के झारखंड जी के क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को ना गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज के जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड जीके का मिक्सअप क्वेश्चन देखने वाले हैं, अर्थात बहुत सारे चैप्टरों को मिलाकर एक ही साथ एक ही क्लास में करने वाले हैं। जैसे इतिहास, भूगोल, इकोनॉमी सभी चैप्टर को मिलाकर आज हम लोग देखने वाले हैं। तो कुल मिलाकर आज की क्लास जो है आपके लिए बेहद खास है। तो डोंट वेस्ट टाइम, आप लोग क्या कीजिए कि अपना नोटबुक निकाल के बैठ जाइए। वैसे कल से ही जो है लंबे अंतराल के बाद क्लास शुरू कर दिए हैं और प्रत्येक दिन झारखंड जीके के क्लास जो है शाम के 6 बजे आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग भी रेडी हो जाइए। आज के बाद जो है यानी कि कल से ही शुरू कर दिए हैं, अब ये क्लास रुकने वाला नहीं है। आप जो है आप लोग का धुआंधार क्लास प्रत्येक दिन चलने वाला है, ठीक है। इसके बाद अगर आप लोग कहिएगा तो इंडिया जीके का भी हम क्लास लेके आएंगे, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं आज का शानदार क्लास। जब यहाँ पर जो है 50 क्वेश्चन हैं तो लगभग 1 घंटा का टाइम लगेगा। आप लोग धैर्य बना के रखिएगा तो बहुत सारा चीज़ जो है आप लोग सीख के जाइएगा। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि उलगुलान आंदोलन कब हुआ था। पहला 1895, दूसरा 1896, तीसरा 1897, चौथा 1898। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई 1895। देखिए उलगुलान आंदोलन का काल जो है आपका 1895 से लेके बिरसा मुंडा की मृत्यु यानी कि 1900 ईस्वी तक के समय को माना जाता है। देखिए बिरसा मुंडा के द्वारा जो आंदोलन शुरू किया गया था उसको बिरसा मुंडा आंदोलन कहते हैं और उसी आंदोलन को उलगुलान भी कहा जाता है। कहीं कहीं पर जो है उलगुलान का मतलब भी पूछ देता है, तो उलगुलान का मतलब हो जाता है महान आंदोलन या महान हलचल आप कह सकते हैं, ठीक है। तो बिरसा मुंडा के द्वारा जो आंदोलन शुरू किया गया था उसी को बिरसा मुंडा आंदोलन और उसी को उलगुलान भी कहा जाता है, जिसका काल 1895 से लेके बिरसा मुंडा की मृत्यु 1900 ईस्वी तक माना जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे नहीं तो काफ़ी वक्त लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि झारखंड में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। पहला है रांची, दूसरा है लोहरदगा, तीसरा है सिमडेगा, चौथा है हजारीबाग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हजारीबाग में चावल अनुसंधान केंद्र बना हुआ है। और कब बना हुआ है तो आपको बता दें 1980 में इसकी स्थापना की गई है। अब हम लोग बात करेंगे हजारीबाग की। तो हजारीबाग जिला कब बना है? ये जिला बना है 1833 ईस्वी में। हजारीबाग को क्या कहा जाता है? तो हजारीबाग को हजार बागों का शहर भी कहा जाता है। और हजारीबाग में और क्या-क्या चीज़ है जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से खास है? तो बता दें कि हजारीबाग में इस्को की गुफाएँ हैं जो कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बेहद खास है। इसके अलावा हजारीबाग में बरसो पानी गुफा है। क्या है? बरसो पानी गुफा है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा हजारीबाग में जो है आपका पद्मा किला है, पद्मा किला। और पद्मा किला में वर्तमान समय में पुलिस प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा हजारीबाग में आपका है क्या है? तो हजारीबाग में सूर्य जलकुंड है, जो कि झारखंड का सबसे अधिक गर्म लगने वाला जलकुंड है। इस जलकुंड का तापमान कितना है? तो 88 डिग्री सेल्सियस है। और ऐसी मान्यता है कि इसी जलकुंड में जो कोई नहाता है तो उसका जो है त्वचा संबंधी सारा रोग दुख दूर हो जाता है। इसके अलावा हजारीबाग में जो है बिरहोर, जो कि झारखंड की एक आदिम जनजाति है, उनकी जनसंख्या सबसे अधिक देखने को मिलता है। ये भी याद रखना है। तो चावल अनुसंधान केंद्र जो कि 1980 में स्थापित किया गया है, कहाँ है? हजारीबाग जिला में है। बाकी जिला का स्थापना देख लेते हैं। तो रांची जिला बना है 1899 ईस्वी में, लोहरदगा जिला बना है 1983 ईस्वी में और सिमडेगा जिला बना है 2001 ईस्वी में। इतना कम से कम एक्सप्लेन करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, लेकिन इतना तो करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि कोल विद्रोह कब हुआ था। पहला 1830-31, दूसरा 1831-32, तीसरा है 1832-33 और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1831-32 में कोल विद्रोह हुआ था। और कोल विद्रोह का नेतृत्व बुधु भगत के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो बुधु भगत के द्वारा किया गया था। और बुधु भगत का जन्म कब हुआ है? तो बुधु भगत का जन्म हुआ है आपका 1792 में। कब? 1792 में। कहाँ हुआ है? तो रांची जिला में इनका जन्म हुआ है। रांची जिला के चान्हो प्रखंड में इनका जन्म हुआ है। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट कि बुधु भगत का गांव पूछा जाता है, तो हम बता ही देते हैं कि बुधु भगत का गांव का नाम क्या है? तो सीलागाय, ठीक है। सीलागाय इनका जन्म स्थल है, सीलागाय। और साथ में यही बताते हैं कि बुधु भगत पर अंग्रेजों के द्वारा 1000 रुपये का इनाम रखा गया था। क्लियर है?
चलिए, ऑप्शन सी क्या है उसको भी थोड़ा-सा हम बता ही देते हैं। तो 1832-33 में क्या हुआ था? तो 1832-33 में भूमिज विद्रोह हुआ था और भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो गंगा नारायण सिंह ने किया था। गंगा नारायण सिंह ने किया था। इसीलिए जो है भूमिज विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है। चलिए, 3 का तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोल विद्रोह 1831-32। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि खेरवाड़ा, खेरवाड़ा नहीं यहाँ पर खेरवार कर दीजिएगा, ठीक है। खेरवार आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था? पहला है जयपाल सिंह मुंडा, दूसरा है तिलका मांझी, तीसरा है भागीरथ मांझी, चौथा है बुधू भगत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। भागीरथ मांझी के द्वारा खेरवार आंदोलन का नेतृत्व किया गया था और खेरवार आंदोलन हुआ था आपका 1874 ईस्वी में। क्लियर है? चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि झारखंड पार्टी की स्थापना कब हुई थी? पहला है 1949, दूसरा है 1950, तीसरा है 1951, चौथा है 1952। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1950 में झारखंड पार्टी की स्थापना हुई थी और झारखंड पार्टी की स्थापना जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा किया गया था। और ये जो झारखंड पार्टी है इसका चुनाव चिन्ह क्या था? तो इसका चुनाव चिन्ह मुर्गा छाप था। क्या था? मुर्गा छाप। और जब 1952 में बिहार में जब आम चुनाव हुआ था उस समय इस पार्टी ने कितने सीट हासिल की थी? तो 33 सीट हासिल की थी और विपक्ष वाला पार्टी बन गया था। कौन? आपका झारखंड पार्टी। ठीक है, इतना याद रखना है। तो 1950 में झारखंड पार्टी का स्थापना जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि फूलो झानो का संबंध किस विद्रोह से है? पहला है कोल विद्रोह, दूसरा है संथाल विद्रोह, तीसरा है मुंडा विद्रोह, चौथा है टाना भगत आंदोलन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संथाल विद्रोह से संबंध है फूलो झानो का। देखिए, संथाल विद्रोह ये हुआ था आपका 1855-56 में और संथाल विद्रोह को ही क्या कहा जाता है? हूल विद्रोह। क्योंकि संथाल विद्रोही जो थे अपना जोश जुनून जगाए रखने के लिए हुल हुल का आवाज़ लगाते थे। इसके अलावा आपको बता दें कि हुल का मतलब क्रांति भी होता है। ठीक है? और ये जो संथाल विद्रोह है आपको शुरू हुआ था 30 जून 1855 को। इसीलिए जो है झारखंड में प्रत्येक साल 30 जून को हुल दिवस मनाया जाता है और इस दिन सरकारी अवकाश की भी व्यवस्था रहती है। अब हम लोग बात करेंगे ये जो संथाल विद्रोह है इसका नेतृत्व 6 भाई बहनों के द्वारा किया गया था, सिद्धू, कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो। तो ये फूलो झानो भी इस विद्रोह का नेतृत्वकर्ता में गिनती आएगा। ठीक है? तो हो जाएगा संथाल विद्रोह। कोल विद्रोह की बात करेंगे तो ये हुआ था आपका 1831-32 में जिसका नेतृत्व बुधू भगत ने किया था। मुंडा विद्रोह की बात करेंगे यानी कि उलगुलान की बात करेंगे तो ये हुआ था 1895 से लेके 1900 ईस्वी तक जिसका नेतृत्व बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था। टना भगत आंदोलन की बात करेंगे तो ये हुआ था आपका 1914 में जिसका नेतृत्व जतरा भगत के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि चुआड़ विद्रोह कब हुआ था? पहला है 1756, दूसरा है 1760, तीसरा 1765, चौथा 1769। चुआड़ विद्रोह की बात हो रहा है तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ये हो इसका होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। 1769 में चुआड़ विद्रोह हुआ था और चुआड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो रघुनाथ महतो ने किया था। किसने? रघुनाथ महतो ने चुआड़ विद्रोह का नेतृत्व किया था और इसी समय जो है रघुनाथ महतो के द्वारा एक नारा दिया गया था, अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज, दूर भगाओ विदेशियों को, ऐसा अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज। ठीक है, ये था रघुनाथ महतो का नारा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि टिस्को कंपनी को कोयला की प्राप्ति कहाँ से होती है? पहला झरिया, दूसरा पलामू, तीसरा रामगढ़, चौथा हजारीबाग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। झरिया से टिस्को कंपनी को कोयला की प्राप्ति होती है। सबसे पहले आपको बता दें कि ये झरिया नामक स्थान कहाँ है? तो ये आपका धनबाद जिला में है और ये झरिया जो है आपका कोयला के लिए फेमस है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो कहाँ है? धनबाद में झरिया है और झरिया से ही टिस्को कंपनी को कोयला की प्राप्ति होती है। इतना याद रखना है। अब टिस्को कंपनी का जिक्र हुआ ही है तो थोड़ा सा और डिटेल में बता दें तो टिस्को कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में जमशेदपुर में हुआ था। कहाँ पर? जमशेदपुर में। आपको बता दें तो स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के किनारे या उसके संगम पर हुआ था।
किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? तो जमशेदजी नसरुवानजी टाटा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। टिस्को कंपनी यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की ये बात हो रहा है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि सिंदरी उर्वरक संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई है? पहला है प्रथम पंचवर्षीय योजना, दूसरा है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तीसरा है तृतीय पंचवर्षीय योजना, चौथा है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रथम पंचवर्षीय योजना। देखिए आपको बता दें कि पंचवर्षीय योजना जो है शुरू कब की गई थी? तो पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी 1951 में। और ये जो सिंदरी में जो उर्वरक कारखाना है उसकी भी स्थापना 1951 में ही की गई थी। यानी कि ये प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय ही सिंदरी उर्वरक कारखाना की स्थापना की गई थी। और ये जो सिंदरी नामक स्थान है, ये सिंदरी उर्वरक कारखाना है, ये कहाँ पर है? तो ये आपका धनबाद जिला में है। और धनबाद जिला कब बना है? तो ये जिला बना है 1956 में। और धनबाद को क्या कहा जाता है? तो झारखंड की कोयला नगरी और भारत का कोयला की राजधानी भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि झारखंड में विस्फोटक कारखाना कहाँ स्थित है? पहला है जमशेदपुर, दूसरा रांची, तीसरा गोमिया, चौथा है धनबाद। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गोमिया में है। ठीक है, बारूद की कारखाना झारखंड में कहाँ है? तो उसका भी उत्तर क्या हो जाएगा? गोमिया हो जाएगा। और ये गोमिया कहाँ पर है? तो ये गोमिया जो है आपका बोकारो जिला में है। कहाँ है? बोकारो जिला में है। ठीक है, और बोकारो जिला बना है 1991 ईस्वी में। और बोकारो को क्या कहा जाता है? तो बोकारो को स्टील सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इतना आपको याद रखना है। और बोकारो में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान है, जो कि झारखंड का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है। इसके अलावा ये भी आप याद रख सकते हैं कि बोकारो में जो है बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 में सोवियत संघ रूस के द्वारा किया गया है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि झारखंड के किस शहर को स्टील सिटी कहा जाता है? पहला है रांची, दूसरा है धनबाद, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है बोकारो। तो इसका उत्तर तो हम आप लोगों को ऑलरेडी बता चुके हैं, फिर भी एक बार डिटेल से बता देते हैं। तो झारखंड में स्टील सिटी कहा जाता है बोकारो को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बोकारो में जो है इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई है, इसीलिए कहा जाता है। अब बोकारो में इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 में सोवियत संघ रूस के द्वारा किया गया है। कहाँ पर किया गया है? तो माराफारी नामक स्थान पर किया गया है। और आपको बता दें कि माराफारी जो है बोकारो का पुराना नाम है। ठीक है, ठीक है। और ये जो बोकारो है ये जिला बनता है 1991 ईस्वी में। और बोकारो में जो जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान है उसी को झारखंड का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान माना जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है प्रधानमंत्री, तीसरा है मुख्यमंत्री, चौथा है राज्यपाल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसी भी राज्य में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और अनुच्छेद कितने के तहत किया जाता है? तो आपको बता दें अनुच्छेद 165 के तहत किसी भी राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अब अगर बात करेंगे कि झारखंड के प्रथम महाधिवक्ता कौन है, तो उनका नाम था मंगलमय बनर्जी। ये झारखंड के प्रथम महाधिवक्ता हैं। और झारखंड के वर्तमान महाधिवक्ता की बात किया जाए तो कौन है? राजीव रंजन है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर राज्यपाल का जिक्र हो रहा है तो थोड़ा सा राज्यपाल के बारे में बता दें। तो झारखंड के प्रथम राज्यपाल का नाम क्या है? प्रभात कुमार। और झारखंड के वर्तमान राज्यपाल का नाम क्या है? तो संतोष कुमार गंगवार। क्या नाम है? संतोष कुमार गंगवार। और झारखंड के प्रथम महिला और आदिवासी राज्यपाल कौन है? तो आपको बता दें हो जाएगा इसका द्रौपदी मुर्मू। कौन हो जाएगा? द्रौपदी मुर्मू। ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि तेतुलिया गर्म जल कुंड किस जिला में स्थित है? पहला है हजारीबाग, दूसरा है धनबाद, तीसरा है लातेहार, चौथा है पलामू। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, धनबाद में। तेतुलिया गर्म जल कुंड ये धनबाद जिला में है। और धनबाद जो है हमारा जिला बनता है 1956 में। थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, खांसी हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, मैनेज कीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि राज्य मंत्रिमंडल व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? पहला है राज्यपाल, दूसरा है विधानसभा, तीसरा है विधान परिषद, चौथा है मुख्यमंत्री। तो ध्यान से यहाँ पर दीजिएगा कि राज्य मंत्रिमंडल व्यक्तिगत रूप से कह रहा है, तो व्यक्तिगत रूप से ये किसके प्रति उत्तरदायी है? तो व्यक्तिगत रूप से ये राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी है। लेकिन यहीं पर आपको पूछता है कि सामूहिक रूप से जो है किसके प्रति उत्तरदायी है? तो सामूहिक रूप से यह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है, ये भी आपको याद रखना है। व्यक्तिगत में राज्यपाल हो जाएगा और सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि झारखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता था, किस समुदाय से? पहला है मुस्लिम, दूसरा है ईसाई, तीसरा एंग्लो इंडियन, चौथा है अनुसूचित जनजाति। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी एंग्लो इंडियन हो जाएगा। देखिए, झारखंड विधानसभा में पहले एक व्यक्ति को नामित या तो मनोनीत किया जाता था राज्यपाल के द्वारा, और वो समुदाय होता था एंग्लो इंडियन। लेकिन इसको जो है वर्तमान में 104वां संविधान संशोधन के माध्यम से हटा दिया गया है, तो अभी जो है एंग्लो इंडियन सदस्य से व्यक्ति को मनोनीत नहीं किया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब झारखंड विधानसभा की बात हो रहा है तो आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा में वर्तमान में सीटों की संख्या 81 है। पहले जो एक होता था ये मनोनीत वाला होता था, जो कि एंग्लो इंडियन समुदाय से होता था, जिसको 104वां संविधान संशोधन के माध्यम से हटा दिया गया है। तो वर्तमान में झारखंड में जो है विधानसभा सीटों की संख्या 81 है। अब 81 विधानसभा सीट है, उसका भी कुछ बंटवारा किया गया है कुछ इस तरह से। तो 81 है, तो इसको बंटवारा इस तरह से किया गया है। अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए 28 सीट आरक्षित है। अनुसूचित जाति यानी कि एसी के लिए 9 सीट आरक्षित है। बाकी जो बच गया उसको सामान्य वर्ग यानी कि जनरल कैटेगरी कहेंगे, वो 44 है। इतना आपको याद रखना है। और ये भी साथ साथ में आपको याद रखना है कि झारखंड विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो रविंद्रनाथ महतो हैं। कौन है? रविंद्रनाथ महतो झारखंड विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं, और ये जेएमएम से विधायक हैं, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से विधायक हैं, और ये नाला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, और नाला विधानसभा क्षेत्र आपका जामताड़ा जिला के अंतर्गत आता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि तातापानी गर्म जलकुंड किस जिले में स्थित है? पहला है पलामू, दूसरा है गढ़वा, तीसरा रांची, चौथा है लातेहार। इसका स्पेलिंग जो है आप लोग सुधार लीजिएगा, यहाँ पर कर लीजिएगा गरम। ठीक है, गरम। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तातापानी का ऑप्शन नंबर डी, लातेहार जिला में स्थित है। अब लातेहार जिला की बात करेंगे तो लातेहार जिला बना है आपका 4 अप्रैल। कब? 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को लातेहार झारखंड का एक जिला बनता है। और लातेहार में ही आपका क्या है? नेतरहाट है, जिसे पहाड़ों की मलिका कहा जाता है। इसके अलावा लातेहार में आपका क्या है? लोध जलप्रपात, जो कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और लातेहार में ही आपका क्या है? घाघरी जलप्रपात है। ये सब बात को भी आपको साथ में याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि कोडरमा के अभ्रक पट्टी वाले क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? पहला है काली मिट्टी, दूसरा है जलोढ़ मिट्टी, तीसरा है अभ्रक मिट्टी, चौथा है काली मिट्टी। यहाँ पर 2 ऑप्शन दे दिया है, काली मिट्टी। तो एक जगह आप लोग क्या कर लीजिए, यहाँ पर लाल मिट्टी लिख लीजिए। ठीक है, लाल मिट्टी। अब आप लोग इसका उत्तर दीजिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभ्रक मिट्टी। देखिए, जिन क्षेत्रों में अभ्रक मिलेगा उन क्षेत्रों में मिट्टी कैसे मिलेगी? तो उन क्षेत्रों में मिट्टी जो मिलेगी वो अभ्रक मूलक मिट्टी मिलेगी। और अभ्रक मूलक मिट्टी का पहचान क्या है? कि यह जो है हल्का चमकीला होता है, साथ ही यह हल्का गुलाबी कलर का होता है, ये भी आपको याद रखना है। और वैसे झारखंड में जो है मुख्य रूप से अभ्रक कोडरमा जिला में पाया जाता है, लेकिन इसके अलावा गिरिडीह जिला हो गया, हजारीबाग जिला हो गया, इन जिलों में भी अभ्रक पाया जाता है और इन क्षेत्रों में अभ्रक मूलक मिट्टी मिलती है। वैसे झारखंड में मुख्य रूप से 6 प्रकार के मिट्टी पाए जाते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख मिट्टी है आपका लाल मिट्टी। अब लाल मिट्टी को प्रमुख क्यों कर रहे हैं? तो आपको बता दें कि झारखंड के जितना जो भूभाग है उसका 90% क्षेत्र में जो है आपका लाल मिट्टी पाया जाता है, इसलिए जो है झारखंड की सबसे प्रमुख मिट्टी लाल मिट्टी को माना जाता है। हालांकि लाल मिट्टी जो है उपजाऊ वाला नहीं होता है, अनुपजाऊ होता है, यानी कि कुछ कुछ मोटा अनाज उपजाऊ होता है और बाकी बंजर नुमा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब कोडरमा का जिक्र हुआ तो आपको बता दें कि कोडरमा को भारत के अभ्रक की राजधानी कहते हैं और ये जिला बना है 1994 में। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को प्रति माह कितना वेतन मिलता है। पहला है आपका 22,000 रुपया, दूसरा है 2,25,000 रुपया, तीसरा है आपका 50,000 रुपया, चौथा है 1,25,000 रुपया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2,25,000 रुपया उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को प्रति माह वेतन दिया जाता है। इतना याद रखना है। अब उच्च न्यायालय की बात हो रहा है तो झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ है? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। जिस दिन झारखंड राज्य की स्थापना हुई थी उसी दिन झारखंड के उच्च न्यायालय की भी स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ है। और जिस समय झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था यह पूरे देश में 21वें क्रम का था। कितना? 21वें क्रम का। लेकिन वर्तमान में पूरे भारत में जो है 25 उच्च न्यायालय है और 25वां उच्च न्यायालय का नाम क्या है? अमरावती। ये भी आपको याद रखना है। अब आपको ये भी बताते हैं कि झारखंड का जो उच्च न्यायालय है कहाँ है? तो झारखंड की राजधानी रांची में है। अब रांची में भी कहाँ? तो रांची में कुछ दिन पहले तक यह डोरंडा में था, लेकिन वर्तमान में यह रांची जिला में ही है, लेकिन यह धुरुआ में शिफ्ट हो गया है। ये भी आपको याद रखना है। अब आपको ये बताना है कि झारखंड उच्च न्यायालय के जो है प्रथम न्यायाधीश का नाम क्या है? तो प्रथम न्यायाधीश का नाम है विनोद कुमार गुप्ता। क्या नाम है? विनोद कुमार गुप्ता। लेकिन आपको ये भी बताना है कि झारखंड उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश का नाम क्या है। ठीक है? तो कुछ दिन पहले तक तो ये तरलोक सिंह चौहान थे, अभी कौन है आपको कमेंट करके बताना है। वही है कि कोई बदल गया, ये भी आपको बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? पहला है हजारीबाग, दूसरा रांची, तीसरा दुमका, चौथा है पलामू। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, तो दक्षिणी छोटा नागपुर क्या है? झारखंड का एक प्रमंडल है। तो इसको जो है थोड़ा सा हम लोग डिटेल में जाते हैं और इसका उत्तर भी बता लेते हैं। पहले उत्तर ही बताते हैं। तो दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय रांची है। देखिए, जिस समय झारखंड बना था यानी कि झारखंड हमारा 2000 ईस्वी में बना है, उस समय झारखंड में 4 प्रमंडल थे। कितने? 4 प्रमंडल थे। लेकिन बाद में जो है कोल्हान प्रमंडल का निर्माण होता है। किस प्रमंडल से अलग होके? तो दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल से अलग करके कोल्हान प्रमंडल का निर्माण किया जाता है। तो वर्तमान में जो है झारखंड में प्रमंडलों की संख्या 5 है और ये 5 प्रमंडल कौन कौन है और इसका मुख्यालय क्या है, सब आपको बताते हैं। तो दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, इसका मुख्यालय रांची है। उसके अलावा उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, जिसका मुख्यालय हजारीबाग है। इसके अलावा पलामू प्रमंडल, और पलामू प्रमंडल का मुख्यालय मेदिनीनगर है। इसके अलावा संथाल परगना, ठीक है, संथाल परगना का मुख्यालय आपका दुमका है। इसके अलावा आपको बता दें कि कोल्हान प्रमंडल, जिसका मुख्यालय हजारीबाग है। तो झारखंड में वर्तमान में 5 प्रमंडल है और दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय रांची हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि दुआरी ग्राम जलकुंड किस जिले में स्थित है? पहला है हजारीबाग, दूसरा है कोडरमा, तीसरा चतरा, चौथा है पूर्वी सिंहभूम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चतरा जिला में दुआरी ग्राम जलकुंड बना हुआ है। अब चतरा जिला की बात करेंगे तो ये जिला बना है 1991 ईस्वी में और चतरा जिला जो है लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। इसके अलावा चतरा जिला को क्या कहा जाता है? तो छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसके अलावा चतरा में जो है आपका क्या है? चतरा की इटखोरी में माँ भद्रकाली का मंदिर है। इसके अलावा चतरा की इटखोरी से किनका संबंध है? तो चतरा की इटखोरी से जो है शीतलनाथ का संबंध है। अब आप लोग कहिएगा कि शीतलनाथ कौन है? तो शीतलनाथ जो है जैन धर्मावलंबी के 10वें क्रम के तीर्थंकर हैं और ये एकमात्र जो हैं जिनका संबंध या ताल्लुकात झारखंड से हैं। ये भी आपको याद रखना है। तो दुआरी ग्राम जलकुंड जो है आपका चतरा जिला में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि संथाली भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया? पहला है 2002, दूसरा है 2003, तीसरा है 2004, चौथा है 2005। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 2003 में। ये जो संथाली भाषा है इसको भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 2003 में शामिल किया गया है और पूरे भारत से मात्र 22 भाषा को जो है 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। उनमें से एक आपका संथाली भाषा भी है और संथाली भाषा जो है झारखंड का ट्राइबल लैंग्वेज है और हमारे लिए गर्व की बात है।
अब संथाली भाषा किनके द्वारा बोली जाती है? तो झारखंड के संथाल जनजाति के द्वारा संथाली भाषा बोली जाती है। और संथाली भाषा को लिखने के लिए ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। कौन सा लिपि? तो ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। और ओल चिकी लिपि का आविष्कार 1941 में किया गया है। किनके द्वारा किया गया है? तो पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया है। देखिए 1941 इसलिए हम आप लोग को बार बार बोलते हैं क्योंकि 1941 को जेएसएससी सही मानता है। वैसे कहीं कहीं पर जो है आप लोग को लिखा मिल जाएगा कि 1925 में संथाली भाषा की लिपि का आविष्कार हुआ है, ऐसा मिल जाएगा लिखा, लेकिन जेएसएससी जो है 1941 को सही मानता है। क्लियर है? चलिए, तो संथाली भाषा को भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में 2003 में शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना की शुरुआत कब हुई थी? पहला है 2003, दूसरा है 2002, तीसरा है 2001, चौथा है 2000 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 2001 में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना की शुरुआत की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि ग्रामीण कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना और गांव को शहर से जोड़ना। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य था। और झारखंड में जितना भी योजना है उसको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि किस जिले में गौतम बुद्ध अभयारण्य है? पहला है लातेहार, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है कोडरमा, चौथा है पलामू। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कोडरमा जिला में गौतम बुद्ध अभयारण्य बना हुआ है। और आपको बता दें कि इसकी स्थापना कब हुई है? तो गौतम बुद्ध अभयारण्य की स्थापना 1976 ईस्वी में हुआ है। और ये गौतम बुद्ध अभयारण्य जो है इसका कुछ हिस्सा जो है बिहार राज्य में भी है। क्या है? बिहार राज्य में। और बिहार का गया राज्य में भी इसका गया जिला में भी इसका कुछ विस्तार है। अब हम लोग बात करेंगे कि इसका जो है क्षेत्रफल कितना है। तो गौतम बुद्ध अभयारण्य का जो है क्षेत्रफल 259 है। कितना? 259 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। कितना याद रखना है? अब कोडरमा जो है हमारा, कोडरमा जिला कब बनता है? कोडरमा जिला बनता है 1994 ईस्वी में। साथ ही जो कोडरमा जिला है उसको भारत के अभ्रक की राजधानी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुतायत मात्रा में अभ्रक पाया जाता है। साथ ही कोडरमा में जो है उच्च कोटि का अभ्रक पाया जाता है जिसे क्या कहा जाता है? जिसे रूबी के नाम से पुकारा जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? यानी कि रिटायरमेंट की उम्र क्या है? पहला है 58 वर्ष, दूसरा है 60 वर्ष, तीसरा है 62 वर्ष, तीसरा है 65 वर्ष। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो उच्च न्यायालय की बात हो रहा है तो उच्च न्यायालय में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 62 वर्ष। और यहीं पर आपको अगर दे देता उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात होता तो सुप्रीम कोर्ट के लिए हो जाता आपका 65, लेकिन यहाँ पर उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट का हो रहा है तो ये आपका 62 हो जाएगा। क्लियर है? उच्चतम यानी कि सुप्रीम कोर्ट में 65 है और उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट में 62 वर्ष है। इतना आपको याद करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना कब हुई थी? पहला है 1909, दूसरा है 1910, तीसरा है 1911, चौथा है 1912। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1909 में रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना हुई थी। वैसे अगर आपको पूछा जाए कि झारखंड में सबसे पहले ईसाइयों का आगमन कब होता है, तो झारखंड में ईसाइयों का सबसे पहले आगमन 1845 ईस्वी को होता है। अगर डेट की बात किया जाए तो सबसे पहले ये 2 नवंबर 1845 को सबसे पहले चार ईसाई झारखंड के रांची में आते हैं। कहाँ से आते हैं? तो जर्मनी से आते हैं। और कौन सा मिशन होते हैं? तो गोस्नर मिशनर होते हैं। और चारों के चारों जो है धर्म प्रचारक के रूप में कहाँ आते हैं? रांची में आते हैं। ये भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि सफाहोर आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित था? पहला है मुंडा, दूसरा है हो, तीसरा है संथाल, चौथा है खड़िया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये जो सफाहोर आंदोलन की बात हो रहा है इनका संबंध संथाल जनजाति से है। ठीक है, संथाल जनजाति की बात करेंगे तो ये झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है जनसंख्या की दृष्टि से, और भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ये भी आपको याद रखना है।
अब संथाल जनजाति जो है, इनसे संबंधित क्वेश्चन भी भर भर के पूछा जाता है। तो आपको बता दें कि संथाल जनजाति का सर्व प्रमुख देवता का नाम क्या है? तो सर्व प्रमुख देवता का नाम सिंहबोंगा है, सिंहबोंगा। और संथाल जनजाति के द्वारा जो है सरहुल को क्या कहा जाता है? तो सरहुल को बाहा पर्व के नाम से जाना जाता है। और संथाल जनजाति के लोग जो है शादी को क्या कहते हैं? तो शादी को बपला के नाम से जानते हैं। और इनमें जो है सबसे सामान्य रूप जो है शादी का कौन सा है? तो किरिंग बापला है। ये भी आपको याद रखना है। साथ में आपको ये भी याद रखना है कि संथाल जनजाति में युवागिरी को क्या कहा जाता है? तो युवागिरी को घोटुल के नाम से जाना जाता है। और एक चीज़ आपको बता दें कि संथाल जनजाति में एक बहुत बड़ा जो है सामाजिक सजा है, जिसको क्या कहा जाता है? बिटलाहा कहा जाता है। ये संथाल समाज में सबसे बड़ा सामाजिक सजा है। और ये सजा जो है सामान्यतः यौन से संबंधित दोषी पाए जाने पर दिया जाता है। तो कम से कम संथाल जनजाति के बारे में इतना आपको याद रखना ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन आदिम जनजाति है? पहला है कबर, दूसरा है कोरा, तीसरा है करमाली, चौथा है असुर। तो यहाँ पर जो है आदिम जनजाति को पहचान करना है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी असुर है। आप सभी जानते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में 32 जनजाति पाए जाते हैं। और इस 32 जनजाति में ही 8 जनजाति को आदिम जनजाति का दर्जा भी दिया गया है। अब उनमें से एक जो है आपका असुर है। और असुर का बात हो रहा है तो आपको बता दें कि असुर को जो है झारखंड का सबसे प्राचीन जनजाति भी माना जाता है। और असुर जनजाति का जो भाषा है उसे क्या कहा जाता है? उसे असुरी भाषा कहा जाता है, जो कि लुप्तप्राय है, यानी कि समाप्त होने के कगार में है। और असुर जनजाति का जो प्रमुख देवता है उसे भी क्या कहा जाता है? तो उसे भी सिंहबोंगा के नाम से ही पुकारा जाता है। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है झारखंड के आदिम जनजाति में असुर शामिल है। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि एंडी या एड़ी भी लिखा रहता है, एड़ी और ओफोरतिपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? पहला है हो, दूसरा है पहाड़िया, तीसरा है मुंडा, चौथा है उरांव। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जनजाति में जो प्रचलित विवाह है उन्हीं में से एक का नाम है अंधी। कहीं कहीं पर अंधी भी लिखा हुआ मिलता है, हालांकि इसका उच्चारण हम गलत ले रहे होंगे, लेकिन कुछ इस तरह से ही है, आप लोग समझ जाइएगा। एंडी और ओफोरतिपी ये हो जनजाति में प्रचलित विवाह है। अगर हो जनजाति की बात करेंगे, ठीक है, हो जनजाति की बात करेंगे तो ये जो है झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है जनसंख्या की दृष्टि से। इनकी एक अलग भाषा है। कौन सी भाषा? तो इनकी भाषा है हो। और हो भाषा को लिखने के लिए वारंगचिती लिपि का प्रयोग किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और वारंगचिती लिपि का आविष्कार किसने किया है? तो लाको बोदरा ने किया है। कौन? लाको बोदरा के द्वारा वारंगचिती लिपि का आविष्कार किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि राजा पूरनमल ने किस मंदिर का निर्माण करवाया था? पहला है जगन्नाथ मंदिर, दूसरा है बैजनाथ मंदिर, तीसरा है पहाड़ी मंदिर और चौथा है भद्रकाली मंदिर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी बैजनाथ मंदिर या देवघर का जो बाबा धाम मंदिर है वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये जो बैजनाथ मंदिर है या बैजनाथ मंदिर है ये कहाँ पर है? तो ये आपका देवघर जिला में है। और देवघर जिला बना है 1983 ईस्वी में। इस मंदिर का निर्माण गिदौर राजवंश के राजा पूरनमल के द्वारा करवाया गया है। यहाँ पर भगवान शिव का मंदिर है। क्या है? भगवान शिव का मंदिर है। और यहाँ पर जो है प्रत्येक साल सावन के महीने में पूरे 1 महीने के लिए श्रावणी मेला का आयोजन किया जाता है। और ख़ास बात यह है कि यह झारखंड ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरे वर्ल्ड लेवल में फेमस है। और यहाँ पर लाखों में श्रद्धालु आते हैं और सभी श्रद्धालु एक ही प्रकार का वस्त्र धारण करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और ये जो बैजनाथ मंदिर है इसके बारे में पुराणों में लिखा गया है कि यह जगह जो है आपका अंतिम संस्कार के लिए सबसे बढ़िया है। अब इसके पीछे भी एक दंत कथा है। ऐसा कहा जाता है कि देवों के देव महादेव यानी कि शिव के द्वारा जो है अपनी पति सती, जो कि माँ पार्वती के एक रूप हैं, उनके हृदय का अंतिम संस्कार यहीं पर किया गया है। इसीलिए इस जगह को जो है अंतिम संस्कार के लिए सही जगह माना जाता है। तो ये कहाँ पर है? तो ये आपका देवघर जिला में है, ये याद रखना है। बाकी विकल्प का भी थोड़ा थोड़ा चर्चा कर ही लेते हैं। जैसे जगन्नाथ मंदिर की बात करेंगे तो ये आपका रांची में है। रांची में कहाँ? तो रांची के धुरवा क्षेत्र में स्थित है। और यह इसका निर्माण जो है 1691 में हुआ है। किसने किया है? तो नागवंश के जो एक राजा थे, प्रतापी राजा एनी शाह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। और यहाँ पर जो है प्रत्येक साल जो है आपके आषाढ़ महीना के शुक्ल पक्ष में क्या होता है? तो रथ मेला का आयोजन किया जाता है।
क्लियर है। अगर पहाड़ी मंदिर की बात करेंगे तो ये रांची के रातू रोड में है। कहाँ है? रांची के रातू रोड में स्थित है। यहाँ पर भी जो है प्रत्येक साल शिवरात्रि के दिन भव्य मेला का आयोजन किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर भगवान शिव का मंदिर है। ठीक है। भद्रकाली की मंदिर की बात करेंगे तो चतरा की इटखोरी में स्थित है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि महुआ टांड़ अभयारण्य किस जिला में स्थित है? पहला है पलामू, दूसरा है कोडरमा, तीसरा रांची, चौथा है लातेहार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लातेहार जिला में महुआ टांड़ अभयारण्य स्थित है। ठीक है, महुआ टांड़। अब लातेहार के बारे में पहले भी आपको बता चुके हैं कि लातेहार में बहुत ऐसा चीज़ है जिसके बारे में आपको जानना है। क्या क्या जानना है? तो लातेहार में ही आपका क्या है, लोज जलप्रपात है। लातेहार में ही आपका घाघरी जलप्रपात है। लातेहार में ही आपका मिर्चैया जलप्रपात है। लातेहार में ही आपका नेत्रहाट है। लातेहार में ही आपका क्या है, तो बूढ़ा पहाड़ है। ये सब आपको जानना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। उससे पहले ये याद आ गया तो बताते हैं कि महुआ टांड़ अभयारण्य की स्थापना 1976 ईस्वी में हुआ है और यह जगह जो है आपका भेड़िया के लिए फेमस है। भेड़िया जिसको हम लोग गांव घर में हुंडरा कहते हैं। क्या बोलते हैं? हुंडरा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि अंजन धाम किस जिले में स्थित है? पहला है गुमला, दूसरा है लोहरदगा, तीसरा है सिमडेगा, चौथा है रामगढ़। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गुमला जिला में। गुमला जिला में अंजन धाम है और ये माना जाता है कि यह जगह जो है बजरंग बली का जन्म स्थली है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बजरंग बली के मम्मी का नाम क्या था? अंजनी। तो इसीलिए जो है उन्हीं के नाम पर इस जगह को अंजन धाम कहा जाता है, जो कि गुमला जिला में स्थित है। क्लियर है। वैसे गुमला जिला में आपका बहुत कुछ है। गुमला जिला में आपका क्या है, टांगीनाथ है। क्या है? टांगीनाथ मंदिर है। इसके अलावा गुमला में आपका क्या है, महामाया मंदिर है। क्या है? महामाया मंदिर है। इसके अलावा गुमला में क्या है, तो गुमला में आपका वासुदेव राय मंदिर भी है। ये भी आपको याद रखना है। और ये गुमला जिला कब बना है? तो गुमला जिला बना है आपका 1983 में। किससे अलग होकर बनाया गया है? तो गुमला जिला के निर्माण रांची जिला से अलग करके बनाया गया है। फिर गुमला से अलग करके जो है आपका सिमडेगा जिला का निर्माण किया गया है। कब? तो 2001 में। ये भी याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि वर्तमान में झारखंड में कितने जिले हैं? पहला 18, दूसरा है 20, तीसरा है 22, चौथा है 24। तो वर्तमान में जो है झारखंड में जिलों की संख्या 24 है। लेकिन जिस समय झारखंड का निर्माण हुआ था यानी कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, उस समय झारखंड में जिलों की संख्या 18 थे। लेकिन बाद में जो है 6 नए जिले बनाए गए। उसके बाद वर्तमान में झारखंड में जिलों की संख्या 24 है। तो आपको बता दें कि 2001 में सबसे पहले जो है 4 जिलों का निर्माण होता है। कौन-कौन? तो एक हो जाएगा आपका लातेहार जिला, दूसरा हो जाएगा आपका सिमडेगा जिला। कौन हो जाएगा? सिमडेगा जिला। तीसरा हो जाएगा आपका जामताड़ा जिला और चौथा हो जाएगा आपका सरायकेला खरसावां। तो ये 4 जिलों का निर्माण होता है। उसके बाद जो है 12 सितंबर 2007 को फिर 2 जिलों का निर्माण होता है। कौन-कौन? तो एक हो जाएगा आपका खूंटी जिला और दूसरा हो जाएगा रामगढ़ जिला। तो इस तरह से जो है वर्तमान में झारखंड में जिलों की संख्या 24 है। लेकिन जिस समय झारखंड की स्थापना हुई थी उस समय जिलों की संख्या 18 थी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि झारखंड का शिमला किसे कहते हैं? पहला है हजारीबाग, दूसरा है नेतरहाट, तीसरा है बोकारो, चौथा है रांची। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रांची। रांची का मौसम जो है काफ़ी कूल होता है, ना अधिक गर्मी लगता है ना अधिक ठंडा लगता है, जिसके कारण झारखंड का शिमला इसे कहा जाता है। इसके अलावा रांची को बहुत कुछ कहा जाता है, जैसे रांची को कहा जाता है शहीदों का नगर। क्या कहा जाता है? शहीदों का नगर। इसके अलावा रांची को झरनों का शहर यानी कि सिटी ऑफ वाटरफॉल्स भी कहा जाता है। इसके अलावा रांची को जो है क्या कहा जाता है? मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। और रांची क्या है? वर्तमान में झारखंड की राजधानी है। और रांची जिला कब बनता है? तो रांची जिला बनता है 1899 ईस्वी में। हजारीबागों को हजार बागों का शहर कहा जाता है और ये जिला बना है 1833 में। नेतरहाट को पहाड़ों की मल्लिका कहा जाता है और पहाड़ों की रानी कहा जाता है और ये आपका लातेहार जिला में स्थित है। बोकारो को स्टील सिटी कहा जाता है और ये जिला बना है 1991 में। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि कुंडा मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? कहीं कहीं पर जो है कुंदा भी लिख देता है। क्या लिख देता है? कुंदा। पहला है प्रतापपुर, दूसरा है हंटरगंज, तीसरा है सिमरिया, चौथा है दरभंगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतापपुर में जो है कुंदा मेला का आयोजन किया जाता है। और ये जो कुंदा मेला है
ये पशु मेला है। एक्चुअली क्या है, यहाँ पर पशुओं का मेला लगता है और यहाँ पर जो है प्रत्येक शिवरात्रि के दिन जो है, प्रत्येक साल शिवरात्रि के दिन भव्य मेला का आयोजन किया जाता है, जो कि एक पशु मेला है। और प्रतापपुर कहाँ है, आप बताइएगा। प्रतापपुर आपका कहाँ है, आपका गढ़वा में है कि चतरा में है, ये आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो प्रतापपुर में पशु मेला लगता है, जिसको कुंदा मेला कहा जाता है, और ये शिवरात्रि के दिन लगता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि प्रत्येक वर्ष विधायक को विधायक स्कीम के तहत कितने करोड़ रुपये राशि मिलती है। पहला 1 करोड़, दूसरा है 2 करोड़, तीसरा है 3 करोड़, चौथा है 5 करोड़। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 करोड़। प्रत्येक विधायक को विधायक स्कीम के तहत प्रत्येक साल कितना, 5 करोड़ रुपया दिया जाता है, ताकि उन 5 करोड़ रुपया को अपने जो विधानसभा क्षेत्र एरिया है उसमें जनता के हित में कार्य करने के लिए पैसा लगाया जाए। यानी कि 5 साल में कितना हो जाएगा, 25 करोड़ रुपया दिया जाता है। इसके अलावा बहुत सारा फंड है जिसमें दिया जाता है, लेकिन ये 5-5 करोड़ जो है प्रत्येक साल दिया ही जाता है, तो बहुत ज़्यादा रकम है। अगर बाकी फंड से काम ना भी करवाएं, ये जो 5 करोड़ दिया जाता है उससे भी करवाए, तो 5 साल में जो है 25 करोड़ हो जाएगा। और 25 करोड़ में एक विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारा काम हो सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि मुख्यमंत्री विकास योजना किससे संबंध है। पहला है राज्य के सर्वांगीण विकास से, दूसरा है गांव के शिक्षा विकास, तीसरा है गांव में अन्न वितरण, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या, मुख्यमंत्री विकास योजना किससे संबंधित है। तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है, एक सेकेंड, इसका होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, राज्य के सर्वांगीण विकास से संबंधित है मुख्यमंत्री विकास योजना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत कब हुई थी। पहला है 2004, दूसरा है 2005, तीसरा है 2009, चौथा है 2010। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2009 में झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत की गई थी। आपको बता दें एक्चुअली कि झारखंड में जितना भी योजना है, ऐसे झारखंड सरकार द्वारा बहुत सारा योजना चलाई जा रही है, लेकिन योजना से संबंधित प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षा में 3-4 क्वेश्चन पूछता है। इसलिए जो भी योजना के बारे में हम जो कुछ भी बता रहे हैं उसको आप लोग विशेष याद रखिएगा, कब शुरू किया गया और किससे संबंधित है, ये सब आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत कितने रुपये में भरपेट खाना दी जाती है। पहला है 2 रुपया, दूसरा है 5 रुपया, तीसरा है 10 रुपया और चौथा है 15 रुपया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 5 रुपया। देखिए, मुख्यमंत्री दाल भात योजना जो है ये शुरू किया गया था आपका 2011 में। कब, 15 अगस्त 2011 में इस योजना को शुरुआत किया गया था। इसके तहत जो है गरीब व्यक्ति को जो है 5 रुपया में भरपेट दाल भात योजना दी जाती है, और ये योजना जो है आज तक जो है चालू में है, यानी कि चल रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि झारखंड सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन राशि 3,000 से बढ़ाकर कितना कर दी गई है। पहला है 2,000 रुपया, दूसरा है 2,500 रुपया, तीसरा है 5,000 रुपया और चौथा है 10,000 रुपया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 5,000 रुपया। देखिए, झारखंड सरकार द्वारा पहले स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन दिया जाता था कितना, 3,000 रुपया, लेकिन उसको जो है बढ़ा दिया गया है, अब दिया जाता है 5,000 रुपया। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना झारखंड सरकार से संबंधित है। पहला है सभी लोगों के लिए शिक्षा, दूसरा है लक्ष्मी लाडली योजना, तीसरा है एनसीसी कैंप का प्रत्येक विद्यालय में होना, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मी लाडली योजना या लाडली लक्ष्मी योजना जो है ये झारखंड सरकार द्वारा संचालित है और ये बाकी नहीं है, ये कोई योजना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि जनजातीय परामर्श परिषद के अध्यक्ष इनमें से कौन होता है। पहला है राज्यपाल, दूसरा है मुख्यमंत्री, तीसरा है जनजातीय मामलों के मंत्री, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री। तो राज्य में जनजातीय परामर्श परिषद जो होता है इसका अध्यक्ष हमेशा से कौन होता है, मुख्यमंत्री, चाहे मुख्यमंत्री कोई भी हो। जैसे झारखंड में वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो आपके हेमंत सोरेन है। तो हेमंत सोरेन क्या है, तो ये जो है जनजातीय परामर्श परिषद के अध्यक्ष हैं,
ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और आपको जो है ऐड करके बताना चाहेंगे, ज़रूरी भी है कि झारखंड के जनजातीय मामलों के मंत्री कौन हैं? तो झारखंड के जनजातीय मामलों के मंत्री का नाम क्या है? चमरा लिंडा। क्या नाम है? चमरा लिंडा। और चमरा लिंडा जो है किस राजनीतिक पार्टी से हैं? तो ये जेएमएम से हैं, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं और ये बिशुनपुर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। कहाँ से आते हैं? तो ये बिशुनपुर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है? तो 41 का जो है सही हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि कौन राज्य सरकार के प्रधान और डीसी को संप्रेषण द्वारा जोड़ने वाली कड़ी है? पहला है डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, दूसरा है डिवीजन कमिश्नर, तीसरा है डिविजनल कलेक्टर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डिवीजन कमिश्नर इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। तो अगर आप लोग जो है ध्यान से क्वेश्चन को अगर देख रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि सभी क्षेत्रों से क्वेश्चन का संग्रह हम लाए हैं। इसमें इतिहास भी है, भूगोल भी है, इकोनॉमिक्स भी है, यानी कि झारखंड जीके में जिन जिन क्षेत्रों से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है सभी क्षेत्रों को हम शामिल किए हैं। और टोटल कितने सवाल आपसे पूछे जाएंगे? तो 50 सवाल। और हम भी कितना क्वेश्चन लेके आए हैं? तो 50 क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, अगर आप लोग कहिएगा तो इंडिया जीके का भी हम क्वेश्चन लेके आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि कौन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का औपचारिक प्रधान होता है? यानी कि नगर निगम का प्रधान कौन होता है, ये कह रहा है। पहला है म्युनिसिपल कमिश्नर, दूसरा है मेयर, तीसरा है वार्ड कमिश्नर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? तो मेयर ही होना चाहिए। कौन हो जाएगा? मेयर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब मेयर को ही हिंदी में क्या बोलते हैं? इसी को महापौर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को महापौर कहते हैं। अब बात हो रहा है नगर निगम का, तो ये भी जान लीजिए कि झारखंड में जो है वर्तमान में कितने नगर निगम हैं? तो वर्तमान में झारखंड में 9 नगर निगम हैं। कितने? 9 नगर निगम। और ये 9 नगर निगम कौन-कौन हैं? तो लिख ही देते हैं, क्या है कि ये महत्वपूर्ण है, पूछता है। तो एक हो जाएगा आपका रांची नगर निगम। कौन-सा हो जाएगा? रांची। दूसरा क्या हो जाएगा? तो दूसरा हो जाएगा आपका जमशेदपुर, जमशेदपुर। तीसरा क्या हो जाएगा? तो तीसरा हो जाएगा आपका धनबाद। आप भी लिखिए, लिखने से चीज़ जो है याद रहता है। तीसरा हो गया धनबाद और चौथा क्या हो जाएगा? तो चौथा हो जाएगा आपका बोकारो नगर निगम। क्या हो जाएगा? बोकारो नगर निगम। पाँचवाँ आपका हो जाएगा हजारीबाग, हजारीबाग। छठा क्या हो जाएगा? छठा हो जाएगा आपका गिरिडीह। और सातवाँ क्या हो जाएगा? तो सातवाँ आपका हो जाएगा देवघर। और आठवाँ आपका क्या हो जाएगा? आठवाँ आपका हो जाएगा चास। और नौवाँ हो जाएगा मेदिनीनगर। ठीक है, बाय चांस एकाध नाम में अगर हम गड़बड़ किए होंगे तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जल्दी से जो है लिखने में कभी कभी बाय मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। और ये भी पूछता है कि रांची नगर निगम की स्थापना कब हुआ है? तो रांची नगर निगम की स्थापना हुआ है 15 सितंबर 1979 ईस्वी को। ये भी याद रखिएगा। चलिए, 9 नगर निगम को जो है आप लोग कमेंट करके ही बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि तिलका मांझी को फांसी कब दी गई थी? पहला है 1784, दूसरा है 1785, तीसरा है 1786 और चौथा है 1787। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1785। सबसे पहले जान लेते हैं कि तिलका मांझी के द्वारा जो आंदोलन शुरू किया गया था उसको तिलका मांझी आंदोलन कहते हैं। और तिलका मांझी आंदोलन का जो चरम उत्कर्ष काल था वो था 1783 से लेके 85 तक। अब तिलका मांझी के द्वारा जो है 1784 में एक कांड कर दिया जाता है। कांड क्या था? तो तिलका मांझी ने एक अंग्रेज अधिकारी की तीर मारकर हत्या कर दी। और उस अंग्रेज अधिकारी का नाम क्या था? तो उसका नाम था क्लीवलैंड। अब क्लीवलैंड को तीर मारकर हत्या कौन कर दिया? तिलका मांझी। अब इसके परिणाम स्वरूप जो है अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा तिलका मांझी को 1785 में फांसी दे दिया जाता है। कहाँ पर? तो भागलपुर में। भागलपुर में भी आपको बता दें कि बरगद के पेड़ पर लटकाकर तिलका मांझी को फांसी दे दी जाती है।
और आज जो उस जगह को जहाँ पर तिलका मांझी को फांसी दी गई थी, उस जगह को बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। आपको ये भी पूछता है कि तिलका मांझी का जो है बचपन का नाम या मूल नाम क्या था, तो मूल नाम था जबरा पहाड़िया। क्या नाम था? जबरा पहाड़िया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि दामोदर द्रोण निम्नलिखित में से किसके बीच का द्रोण बनता है? पहला रांची और हजारीबाग पठार, दूसरा मानभूम और सिंहभूम का पठार, तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ये भी थोड़ा सा जो है इसको ध्यान से पढ़ना होगा। इसका ज़्यादा सटीक ये लग रहा है हमको, ये हो जाएगा रांची और हजारीबाग का पठार के बीच जो है दामोदर द्रोण बनता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि संथाली, मुंडारी, हो और खड़िया मुंडा भाषा परिवार से संबंध है। उरांव, कोरवा और पहाड़ी भाषा का संबंध किससे है? यानी कि आपको यहाँ पर क्या बताना है, उरांव, कोरवा और पहाड़ी भाषा जो है किस भाषा समूह से आते हैं उसको बताना है। पहला है उसी भाषा समूह से, यानी कि मुंडा भाषा परिवार से आता है। दूसरा नागपुरी भाषा परिवार से, तीसरा द्रविड़ भाषा परिवार से, चौथा भारतीय आर्य भाषा परिवार से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्रविड़ भाषा परिवार से आता है। उरांव, कोरवा और पहाड़ी भाषा जो है द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। देखिए उरांव जनजाति के द्वारा जो है कुड़ुख भाषा बोली जाती है और कुड़ुख भाषा आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। और कुड़ुख भाषा को लिखने के लिए तोलोंग सिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है और तोलोंग सिकी लिपि का आविष्कार नारायण उरांव के द्वारा किया गया है। और कुड़ुख का मतलब मनुष्य या मानव होता है, ये आपको याद रखना है। और शौरिया पहाड़िया के द्वारा जो है कौन सी भाषा बोली जाती है? माल्टो भाषा बोली जाती है और माल्टो भाषा भी आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत ही आता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि किस नदी घाटी पर मैथन और पंचेत हाइडल पावर स्टेशन स्थित है? पहला है दामोदर, दूसरा है स्वर्णरेखा, तीसरा बराकर, चौथा है गंगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्या है? ये मैथन और पंचेत का बात, ऑप्शन नंबर सी ये हो जाएगा आपका, बराकर हो जाएगा। ये मैथन डैम और पंचेत डैम कहाँ है? आपका बराकर में है। और ये जो मैथन डैम कहाँ है? तो ये आपका धनबाद जिला में। कहाँ है? धनबाद जिला में है। इसके अलावा बराकर नदी की बात करेंगे तो बराकर नदी जो है दामोदर नदी की सहायक नदी है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बराकर नदी पर है। और बराकर जो है दामोदर नदी की सहायक नदी है। दामोदर नदी की बात करेंगे तो इसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है? टोरी से। और टोरी कहाँ पर है? तो टोरी आपका लातेहार जिला में है। क्लियर है? और दामोदर नदी जो है झारखंड की सबसे लंबी नदी है और झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी है। और झारखंड में इसका लंबाई जो है कितना है? 290 किलोमीटर। लेकिन अगर इसकी कुल लंबाई की बात करेंगे तो दामोदर नदी की जो है कुल लंबाई कितनी है? तो 592 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और दामोदर नदी को ही क्या कहा जाता है? तो बंगाल का शोक। अब बंगाल का शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि दामोदर नदी में इतना ज़्यादा बाढ़ आता है कि काफ़ी जान माल की क्षति होती है। इसके अलावा दामोदर नदी को देव नदी भी कहा जाता है। स्वर्णरेखा नदी की बात करेंगे तो स्वर्णरेखा नदी जो है रांची के नगड़ी गांव से निकलता है और ये जिस जगह से निकलता है उस जगह को क्या कहा जाता है? रानी चुआ। चुआ मतलब आप सभी जानते हैं, कुआं के छोटा रूप को चुआ कहा जाता है। और स्वर्णरेखा नदी के बारे में बात करेंगे तो ये झारखंड का एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल के खाड़ी में गिरता है। इसको आप कह सकते हैं कि समुद्र में स्वतंत्र रूप से गिरने वाले झारखंड की एकमात्र नदी स्वर्णरेखा नदी है। इसकी सहायक नदी में हो जाएगा आपका संजय नदी, कांची नदी, इसके अलावा राढ़ू नदी, इसके अलावा आपका खरकई नदी और हरमू नदी, ये सब क्या है? तो स्वर्णरेखा की सहायक नदी है। इतना याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे, बराकर तो हो गया दामोदर की सहायक नदी। गंगा नदी की बात करेंगे तो झारखंड में एकमात्र एक जिला है, कौन सा? साहेबगंज जिला। साहेबगंज एकमात्र जिला है झारखंड का जहाँ पर गंगा नदी होके बहती है। इतना याद रखना है। तो 47 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बराकर। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि झारखंड में किस वर्ष प्रथम औद्योगिक नीति लाया गया था? पहला 1999, दूसरा है 2000 ईस्वी, तीसरा है 2001, चौथा है 2002। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2001 में झारखंड में सबसे पहले औद्योगिक नीति लाया गया था। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 49।
क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद के गठन कब हुआ था? पहला 1996, दूसरा 1995, तीसरा 1994, चौथा है 1993। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 1995 में झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद की स्थापना किया गया था। तारीख की बात किया जाए तो हो जाएगा 9 अगस्त 1995। ठीक है। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो शिबू सोरेन को जो है झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। हाँ, ये वही शिबू सोरेन है जिन्हें प्यार से लोग गुरु जी और दिसुम गुरु के नाम से भी जानते हैं। और शिबू सोरेन के द्वारा ही बता दें तो 1970 में, कब 1970 में सुनोत संथाल समाज की स्थापना की गई थी और 4 फरवरी 1973 को विनोद बिहारी और शिबू सोरेन के द्वारा मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की गई थी। झारखंड निर्माण में शिबू सोरेन का महत्वपूर्ण योगदान होने के कारण भारत सरकार द्वारा 2026 में शिबू सोरेन को पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। कौन सा? तो पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये आपको याद रखना है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि शिबू सोरेन का जन्म कहाँ हुआ है, तो शिबू सोरेन का जन्म रामगढ़ जिला में हुआ है। रामगढ़ जिला के नेमरा गांव में हुआ है। कब हुआ है तो बता दें 1944 ईस्वी में हुआ है। और उनकी मृत्यु कब हुई है, तो शिबू सोरेन की मृत्यु हुई है आपका 4 अगस्त, कब 4 अगस्त 2025 को। कहाँ पर हुई है, तो नई दिल्ली में हुई, क्योंकि नई दिल्ली में ये इलाजरत थे, वही समय इनकी मृत्यु हो जाती है। तो शिबू सोरेन जो है झारखंड के महान शख्सियत हैं, तो उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछेगा क्योंकि उनकी डेथ भी हो चुकी है। इसीलिए जब भी उसका मौका आता है उनके बारे में कहने के लिए तो हम कुछ बता के ही जाते हैं। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 अगस्त 1995। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि यूल रूल 1856 किस क्षेत्र में लागू किया गया था? पहला है कोल्हान, दूसरा पलामू, तीसरा संथाल परगना, चौथा है हजारीबाग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। संथाल परगना क्षेत्र में यूल रूल लागू किया गया था 1956। अब संथाल परगना जो है क्या है, झारखंड का एक प्रमंडल है जिसका मुख्यालय क्या है, जिसका मुख्यालय दुमका है। ये भी आपको याद रखना है। तो ये जो है क्लास जो है काफ़ी जहदोजहद, काफ़ी शिद्दत के साथ जो है आपके लिए लाया जाता है। हालांकि आपको जो है आसान लगेगा कि बड़ा आसान तरीके से लाएँ, लेकिन नहीं, ये सवाल जो है लाने में, लिखने में, इसको आप तक प्रस्तुत करने में 3-4 घंटे का समय लगता है और इतना मेहनत सिर्फ इसलिए करते हैं कि आप लोग का जो है भला हो जाए। तो आप लोग जो है जितना मेहनत हम कर रहे हैं उतना मेहनत आप लोग भी कीजिए, आराम से पढ़िए और फ्री क्लास का लाभ उठाइए। और क्लास अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने छोटे भाई बहनों, बड़े भाई बहनों को भी शेयर कर दीजिएगा। और क्लास में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही हम ये भी कहेंगे कि अगर आपको सलाह देना है कि आप हमको किसी प्रकार का सुझाव या सलाह देना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 93 34 40 05 26। इसमें आप लोग मैसेज या व्हाट्सएप के माध्यम से बातचीत कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना सा ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।